देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये फिजिक्स का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड। इससे पहले हम लोगों ने लाइट कवर किया था, आज हम लोग साउंड को कवर करने जा रहे हैं। देखिए, साउंड जो है ये भी एक तरीके की एनर्जी है और ये भी एक वेव होती है। लाइट के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट भी एक तरीके की वेव है। लाइट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट कौन सी वेव है, किस वेव के अंदर आती है, कौन सी वेव कही जाती है, बताइए। लाइट कौन सी वेव कही जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है ना लाइट को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं लाइट? उसी तरीके से ये जो साउंड है ये भी एनर्जी है और एक वेव है। उसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी है और एक वेव है। और साउंड जो है ये हमेशा किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर मूव करता है। साउंड एक ऐसी एनर्जी है, जो एक ऐसा वेव है जिसको मूव करने के लिए कोई रास्ता चाहिए, कोई जगह चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिसको आप फिजिकली देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में ईंटा फेंका तो आप देखते होगे कि पानी में एक वेव क्रिएट होती है, वो भी वेव है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने आपको रोप एक रस्सी पकड़वाई और मैंने भी एक रस्सी पकड़ी, हम लोग रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जो उसमें एक लेयर क्रिएट हो रही है वो सीधी जा रही है, वो भी वेव है। ये एग्जाम्पल्स होते हैं वेव के। ठीक, तो साउंड जो है ये एनर्जी है और ये एक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जाना था एक वेव के बारे में जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए कौन सी वेव थी वो, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? बताइए कौन सी वेव थी वो? अरे लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लाइट, सूरज की रोशनी हमारे अर्थ तक आ जाती है कि नहीं? इवन दो द स्पेस इज फुल ऑफ वैक्यूम, इवन दो द स्पेस इज फुल ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि द स्पेस डज नॉट हैव एनी ऑफ द मैटर, नीदर नीदर solid nor liquid nor gas, but in spite of that the light can travel in vacuum. But the same is not the case with the sound. Sound always required medium to travel. That's why in our last class we covered that ki sound cannot travel in vacuum. अगर आपको याद होगा, we covered in our last class that the sound does not travel in vacuum. It means the sound cannot travel in space because there is no medium is available. Because there is no medium is available in vacuum. So since there is no medium is available, one of the properties of the sound that it always required a medium to travel. Medium to travel, it may be either gas, it may be either liquid, it may be any solid. So sound always required medium to travel, but the same is not the case with the electromagnetic waves. So in last class we covered that the light does not require any medium to travel. That is the reason the sunlight travel or come to the earth in spite of that कि the space is full of vacuum. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड जो है ये एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। अगर इफ देयर इज नो मीडियम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल। तो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ स्पेस? इफ यू आर इन स्पेस, सपोज दैट कि एनी एक्सप्लोजन टेक प्लेस, सपोज दैट इफ यू आर इन स्पेस, एनी एक्सप्लोजन takes place, you can only see the explosion but you cannot hear the sound because sound always required medium to travel. ठीक है, साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अब देखिए, वी कैन डिवाइड द वेव इंटू टू पार्ट्स। वी कैन डिवाइड द वेव इंटू टू पार्ट्स, वन मैकेनिकल वेव, अदर नॉन मैकेनिकल वेव। वी कैन डिवाइड द वेव इंटू टू पार्ट्स, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल वेव को किसी फिजिकल चीज की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको आप महसूस कर सकते हो,
लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप मैकेनिकल वेव को पहचान सकते हो। तो आपको याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाइट, वेदर लाइट इज अ मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल का मतलब कि कोई मैकेनिक, जैसे मैकेनिक होते हैं घरों में जाके कुछ मैकेनिक इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिक होते हैं, तो मैकेनिक एक फिजिकल आदमी होते हैं, एक इंसान होते हैं। तो वो वेव जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल मतलब फिजिकली मौजूद है, दिख रही है, महसूस करी जाती है, जैसे हम लोग मैकेनिक को महसूस कर सकते हैं, ऐसे याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो वो वेव जिनको हम लोग फिजिकली महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमें महसूस हो रहा है उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, उन वेव्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव फिजिकली मौजूद होती है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव फिजिकली मौजूद नहीं होती है। फिजिकली मतलब इस सेंस में मौजूद नहीं होती है जिनको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव इज प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। अब ये मैकेनिकल वेव निकलती कैसे है, क्योंकि ये तो फिजिकली एग्जिस्टेंस है इनका। तो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट क्रिएट्स मैकेनिकल वेव्स। सो दीज वाइब्रेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। तो अब ये जो चीज वाइब्रेट होती है, ये सराउंडिंग मीडियम जो होता है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जब उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, एक वेव निकलती है। वो वेव जब हमारे कानों में जाती है तो हमारा कान उसको अंदर जाके हमारे बॉडी में वो इंटरप्रेट करती है, जिससे वो बन जाता है साउंड। ठीक है, तो हम लोगों ने वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स भी दो तरीके की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो दो तरीके की होती हैं भाई। साउंड भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है, एक्सरे भी एक वेव है, ये सब वेव ही तो है। पानी में आपने ईटा मारा, वो भी एक वेव है, ये सब वेव वेव ही तो है। लेकिन वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको वी कैन फिजिकली फील देयर एग्जिस्टेंस, वी कैन फिजिकली सी देम। So the waves, they have their physical existence in a sense that we can perceive them. They are called as mechanical waves. These waves are called as mechanical waves जो physically हमें महसूस हो रही है, ठीक है। और वो waves जो हमें physically महसूस नहीं हो रही हैं but they are in existence, they are called as non mechanical waves। मतलब नॉन मैकेनिक, कोई मैकेनिक नहीं है उसके अंदर, अपने आप से चल रही है, अपने आप से क्रिएट हो रही है, इसमें मैकेनिक की जरूरत है। तो मैकेनिकल वेव्स, अब क्योंकि साउंड जो है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है, तो यानी वो फिजिकली जा रही है। भाई मीडियम की जरूरत आपको पड़ रही है, इसका मतलब आप फिजिकली जा रहे हो। अगर हम आपसे कहें कि आपको कहीं चल के जाना है तो आपको पास कुछ ना कुछ ब्रिज होना चाहिए, आपके पास सॉलिड फॉर्म में कोई ब्रिज होना चाहिए, या समुद्र फॉर्म में पानी के ऊपर आप चलो तो कोई कोई आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहीं भी घुस जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेव नहीं जा पाएंगी जब तक इनको मीडियम नहीं मिलेगा। तो अब बताइए साउंड जो है मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, बताइए। साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है? साउंड मैकेनिकल वेव हुआ ना, क्योंकि साउंड को चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, कोई फिजिकली रास्ता चाहिए, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो, कोई रास्ता। अगर रास्ता नहीं होगा वो नहीं चल पाएगा, तो इसका मतलब है कि कोई फिजिकली है। भाई अगर हम आपसे कहें कि फला जगह चले जाओ तो आप कहोगे नजीब सर कोई रास्ता ही तो बताइए, कहां से जाएं। सॉलिड में हो चलो ठीक है, हम चलते हुए चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि गैस फॉर्म में है तो चलो किसी तरह से प्लेन से चले जाएंगे। मान लो लिक्विड स्टेट में है, चलो तैर के चले जाएंगे। जब कुछ है ही नहीं ना तो हम जाए कैसे, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप एग्जिस्टेंस में हो कि नहीं फिजिकली। उसी तरीके से साउंड, क्योंकि हम उसको फिजिकली महसूस करते हैं तो उसको हमेशा ट्रेवल करने के लिए रास्ता चाहिए। जैसे और भी वेव्स हैं, और भी वेव्स हैं जो मैकेनिकल वेव्स में आती है, खाली साउंड नहीं है, साउंड तो आता ही है, उसके साथ दूसरी वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पॉन्ड में एक पत्थर मारा,
एक तालाब था, आपने पत्थर मारा, वेव्स क्रिएट हुई। वेव्स क्रिएट होती हैं पानी में, आपने कभी बचपने में अगर ईंट मारा होगा पॉन्ड में तो आपने देखा होगा वेव क्रिएट होती हैं उसके अंदर। अब वो वेव्स आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि उनको लिक्विड मिल रहा है मूव होने के लिए। उन वेव को आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि उनको लिक्विड मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो मूव कर पा रही है। तो जितनी ऐसी वेव्स हैं जिनको जो किसी मीडियम के जरिए मूव होती हैं, वो मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने स्लिंकी देखा है? स्लिंकी, कोई जानता है स्लिंकी किसे बोलते हैं? बताइए, कोई स्लिंकी जानता है क्या होता है? बचपने में शायद आपने खेला होगा, ऐसे महीन महीन उसका रोल का रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं लोग, खेलते हैं, इधर से करा इधर आ गया, देखा है किसी ने? बताइए। उसको स्लिंकी बोलते हैं। अगर आप उसको दूर ऐसे रख दीजिए, हम उसके एक तरफ हल्का सा ऐसे या ऐसे करेंगे, पुश या पुल करेंगे, वो पूरी एक वेव आगे तक चली जाएगी। अगर आप कोई तार पकड़े हो या मान लीजिए स्लिंकी आप पकड़े हो, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, आपके पास उसकी एक वेव पहुंच जाएगी। उसकी एक वेव चली जाती है कि नहीं? एक वेव जाती है कि नहीं? तो ये कौन सी वेव हो गई? मैकेनिकल वेव हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए आप आप किसी की दीवार में ऐसे करके कान लगाए हुए हैं, किसी की घर की दीवार में या दरवाजे में, किसी ने हल्के से ऐसे ऐसे किया, तुरंत आवाज आई आपके कान में। ये क्या है? क्योंकि उसको सॉलिड चीज मिली ट्रैवल करने के लिए, क्या हो गई? मैकेनिकल वेव हो गई। उसी तरीके से कभी आपने रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व किया होगा। रेलवे ट्रैक को कभी आप ऑब्जर्व करिए कि ट्रेन बहुत दूर रहेगी, लेकिन जो ट्रेन की लाइन होगी, अगर आप उस पर सर रखेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है। तो यानी ट्रेन के आने से पहले उसका साउंड चला आया। वहां पे साउंड ने किस चीज का रास्ता अख्तियार किया? क्या मीडियम पकड़ा? मीडियम पकड़ा वहां पे सॉलिड का, मेटल का। मेटल का मीडियम पकड़ा। तो अगर मेटल का मीडियम पकड़ा तो वो वेव कौन सी हो गई? मैकेनिकल हो गई या नॉन मैकेनिकल हो गई? बताइए, बताइए। वो मैकेनिकल हुई या नॉन मैकेनिकल? ये कॉन्सेप्ट की चीज है, समझ लीजिए, हमेशा काम आएगी आपके। वो वेव मैकेनिकल हुई या नॉन मैकेनिकल? बताइए। मैकेनिकल हुई, क्योंकि उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ रही है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, वेव भी दो तरीके से जाती है, सामने वाले के पास दो तरीके से जाती है। अब वेव जो है ऐसे ऐसे भी होती हुई जाती हैं और आगे पीछे भी होते हुए जाती हैं। तो उसी हिसाब से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिवाइड कर दिया है। दोनों ही मैकेनिकल वेव्स, लेकिन उनके जाने का अंदाज किस तरीके से आगे जा रही है उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, साउंड जो है, जो साउंड है, इसके अंदर जो वेव्स होती है वो आगे पीछे होती हुई जाती है। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल तो है, मैकेनिकल के अंदर साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक। दूसरी वेव है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, तो बताइए वो कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए? बताइए। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेस, सब की सब जितनी हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं। इनको जरूरत नहीं है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हो गई। ठीक है। इनको कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं है, या अपने से चली जाएंगी जहां इनको जाना होगा। कोई मैकेनिक, कोई फिजिकल चीजों की जरूरत ही नहीं है इनको, वैक्यूम में भी चली जाती हैं। तो जैसे लाइट हो गई और जो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर आते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, आ गए होंगे, तो इससे कई बार बहुत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा सीधा नहीं पूछ के कॉन्सेप्ट से। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, a mechanical wave is a type of wave that needs medium। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत है। मीडियम मतलब रास्ते की जरूरत है। रास्ता मतलब कि किसी चीज की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए, जैसे एयर, वाटर या सॉलिड। ठीक है। अब याद रखिएगा, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, और साउंड की सबसे अच्छी स्पीड
इनमें से एयर, वाटर और सॉलिड में सबसे अच्छी स्पीड जानते हैं किस में आती है साउंड की? सॉलिड में। आप कभी गौर करिए कि आप दीवार के उस तरफ खड़े हो या कहीं पे भी, या मान लीजिए कि किसी किसी दूसरी जगह पे हल्के से भी अगर हम अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे करेंगे, हल्के से भी कुरेदेंगे, आप दीवार पे ऐसे कान लगवाइए काफी दूर, तुरंत साउंड जाएगा आपके पास। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड बहुत अच्छी होती है, इनफैक्ट मेटल में तो और अच्छी होती है, सबसे अच्छी स्पीड इसकी होती है मेटल में। इसलिए क्योंकि ये जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जुड़े हुए हैं एकदम, तो एक को टच किया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो साउंड बड़ी तेजी से चल जाता, दौड़ेगा, ठीक। लेकिन वाटर और एयर के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसके अंदर अगर साउंड आप भेजोगे तो साउंड की स्पीड सॉलिड के मुकाबले धीमी होगी, तो सबसे अच्छी स्पीड आती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के इसको कवर करेंगे। तो थिंक ऑफ लाइक अ रिपल इन अ पॉन्ड, व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इनटू द वाटर, अगर हम लोग पॉन्ड में एक ईटा फेंके, इट क्रिएट वेव्स, तो वेव्स क्रिएट हो रही है, that move outward. These waves are mechanical because they need the water, the medium to travel. तो ये waves जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि इन waves को पानी की जरूरत पड़ रही है। उसी तरीके से हमने आपको रस्सी का एक कोना पकड़ा दिया, एक तरफ हम पकड़े हुए हैं, हमने उसको ऐसे झिड़का, जब हम ऐसे झिड़केंगे तो आप देखेंगे ना एक वेव आपकी तरफ जाएगी बढ़ के, रस्सी को ऐसे करने से वो जो वेव गई है वो भी वेव है, वो भी मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि उसको रस्सी की जरूरत पड़ रही है ट्रैवल करने के लिए, तो रस्सी क्या हो गई? एक सॉलिड हो गई, ठीक। जैसे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, अब हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की। क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स के? जैसे साउंड वेव्स, जैसे वाटर वेव्स, पत्थर मारा पानी के अंदर, वेव्स क्रिएट हुई, तो जो वेव्स हैं उनको पानी का सहारा पड़ रहा है, लिक्विड मीडियम हो गया। उसके अलावा सीज्मिक वेव्स, आपने देखा होगा अर्थक्वेक आने के बाद अक्सर सीज्मिक वेव्स को नापा जाता है कि सीज्मिक वेव्स जो क्रिएट हुई अर्थक्वेक आने के बाद, जिससे पता किया जाता है कैसे अर्थक्वेक आया, कितना इंटेंस था, तो वो भी एक वेव है। उसको भी देखिए, अर्थ को ट्रैवल करने के लिए अर्थ यानी सॉलिड की जरूरत पड़ रही है, सीज्मिक वेव्स वो भी जो है मैकेनिकल वेव है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए कि सीज्मिक वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है ट्रैवल करने के लिए। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, व्हेन यू प्लक अ गिटार स्ट्रिंग, अब देखिए गिटार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब उसके अंदर कोई कोई तार स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है तो जो साउंड निकलता है, आप देखिए वो साउंड किस तरीके से निकल रहा है, वो किस चीज का सहारा ले रहा है? जो तार है, जो तार उसमें लगे हुए हैं उसका सहारा लेके वो जनरेट हो रहा है। तो जो वेव्स होती हैं ऑन स्ट्रिंग, स्लिंकी वेव्स जो भी हमने आपको बताया, स्लिंकी हो गया। All these examples require a medium to travel through and they involve the transfer of energy from one point to another. ठीक है, ये हो गई मैकेनिकल वेव्स। फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको एयर, वाटर, सॉलिड की जरूरत ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वो इतनी स्ट्रांग है। स्ट्रांग किस सेंस में? उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके जरिए वो ट्रैवल करती हैं, तो उनको मैटर की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड लाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास। आई होप कि आप सब लोगों को याद होगा वो टॉपिक, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है साउंड की फ्रीक्वेंसी। अक्सर आपने देखा होगा कि साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, कितने हर्ट्ज पे चल रहा है ये, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा हर्ट्ज में नापी जाती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, जब साउंड निकलता है, अभी हमने आप लोगों को बताया कि साउंड जो है, दिख रहा है सभी लोगों को? साउंड जो है ये फ्रीक्वेंसी में चलता है, यानी जैसे कोई साउंड होता है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि ये कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए यहां पे ये कम ऊपर नीचे हो रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ये साउंड वॉल्यूम नहीं बता रहा है, वॉल्यूम जो है, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो डेसिबल बताता है, याद रखिएगा। साउंड की इंटेंसिटी या वॉल्यूम मेजर करने के लिए
डेसिबल का इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी हैज नथिंग टू डू विद द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नहीं बता रहा है। आवाज बहुत स्लो भी होगी तो भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है, आवाज बहुत तेज होगी लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो सकती है। बात समझ में आई आपको? तो फ्रीक्वेंसी जो है ये साउंड या वॉल्यूम नहीं बता रहा। साउंड और वॉल्यूम कैसे पता चलता है? डेसिबल से, कि कितने डेसिबल की नॉइस हो रही है। वो आप देखेंगे, कभी आप पेपर में पढ़ते होंगे या आपके पास स्मार्ट वॉच वगैरह होगी तो बताएगी कितनी डेसिबल की साउंड नॉइस आ रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि एक सेकंड के अंदर, जो हमने अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वाइब्रेशन होने से साउंड क्रिएट होता है, तो एक सेकंड में ये वाइब्रेशन कितनी बार हो रहा है, साउंड वेव ऊपर नीचे कितनी बार कर रही है। क्योंकि ये जितनी बार हिलेंगी इसका मतलब है कि उतने पॉइंट पे कोई साउंड बना, कोई साउंड क्रिएट हुआ। अब अब देखिए, यहां पे ये ज्यादा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रही हैं, तो ये हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। हो सकता है आवाज बिल्कुल धीमी हो, इट हैज नथिंग टू डू विद द वॉल्यूम। what it does is that it tells us that it has a high frequency, मतलब कि हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जिनकी आवाज में हाई फ्रीक्वेंसी होगी उनकी आवाज में एक कॉन्टिन्यूटी होगी। जैसे आपको कुछ बताते हैं, जैसे कोई सीटी बजाता है, सीटी जब बजाता है तो आवाज पतली होती है लेकिन कॉन्टिन्यूअस बीप होती है उसके अंदर। समझ में आया? जैसे बच्चों की, लड़कियों की आवाज आप देखिए, लड़कियों की जो आवाज होती है और बच्चों की जो आवाज होती है, मेल के कंपैरिजन में देयर फ्रीक्वेंसी इज दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी। उनकी जो आवाज होती है इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी एज कंपैरिजन टू मेल्स, औरतों की आवाज। तो देखिए उनकी आवाज बहुत सुरीली पतली निकलती है, हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसके अंदर जो ये फ्रीक्वेंसी ये बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर नीचे जा रहा। समझ में आया आपको? अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो इसको हम लोग कहते हैं लो पिच। तो कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता है कि पिच को किसमें मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में। पिच जो है वॉल्यूम नहीं बता रहा। ये आवाज कैसी होगी? जैसे बेस, बेस बढ़ाते हैं ना हम लोग, बेस, ड्रम, मर्दों की आवाज, हाँ क्या हुआ, ये आपने जो आवाज सुनी इस तरीके की, ये जो आवाज है इसके अंदर लो पिच है। जो साउंड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, साउंड फैल रहा है लेकिन साउंड ज्यादा नहीं है। वही अगर किसी औरत की देखेंगे पतली सी आवाज होती है या एकदम बता नहीं पाएंगे आपको, जैसे बच्चों की होती है बहुत पतली सी आवाज। आपको दिखाते हैं ऐसे फोन से, जैसे देखते हैं, अभी आप लोग सुनिएगा कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाई पिच साउंड देखिए, सुनाई दे रहा? बताइए, सुनाई दे रहा सब लोगों को? फिर से सुनिएगा। सुनाई दिया? बताइए। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा आप लोग को? मेरे ख्याल से शायद ये हाई पिच साउंड को जो है, हमारा माइक जो है शायद वो हाई पिच साउंड को रोक देता है। सर बहुत दूर से कैसे सुनाए आप लोग को, रुकिए देखते हैं। अभी भी सुनाई दे रहा आप लोग को? कोई आवाज नहीं आ रही आप लोग को?
रुकिए 1 मिनट। हाई पिच साउंड, अब इसमें आप लोग बताइएगा। अब बताइएगा। अभी सुनाई दिया? मेरा कान ना खराब हो जाए कहीं। हाई पिच साउंड सुनाने के चक्कर में। अभी भी नहीं सुनाई दिया था आप लोग को? आप अपने एक बार YouTube पे जल्दी से हाई पिच साउंड लगा के एक बार आप सुन सकते हैं चाहे तो। तो जैसे विसल की आवाज होती है, बांसुरी की आवाज होती है, और पतली आवाज लेकिन बड़ी तेज इंटेंसिटी उसके अंदर कह सकते हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है। मतलब उसके अंदर जो पिच है वो बहुत हाई पिच है, यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए आपको लो फ्रीक्वेंसी सुनाते हैं, वो शायद इसमें आ जाए। Low pitched sound. Hello. High pitched sound. देखिए low pitched sound. लो पिच साउंड। Hello. High pitched sound. Hello. Low. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हाई पिच होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ऊपर जल्दी जाती है, तो जो आवाज निकलेगी उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस साउंड बना रहेगा। जैसे हमने आपको एक सामने अपने सामने एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हमने बोला हाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे साउंड है लेकिन आवाज बहुत फैल रही है, लेकिन साउंड कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, साउंड वे में नहीं है, फैल जा बेस ज्यादा आ रहा है, साउंड कम है। अगर आप देखेंगे बहुत भारी आवाज जिनकी होती है, बेस ज्यादा है पर साउंड कम है। लेकिन वहीं पे कोई लड़की अगर आप देखेंगे तो उसकी आवाज में बेस ज्यादा नहीं है कि वो चिल्लाएगी तो 4 लोग सुनेंगे, लेकिन आवाज में आप टोन देखेंगे तो उसके अंदर साउंड बहुत ज्यादा होगा। वो होता है फर्क। तो जिसमें साउंड बहुत ज्यादा है पर बेस कम है, वो क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। जिसमें बेस बहुत ज्यादा है और साउंड कम है, वो हो गई लो फ्रीक्वेंसी। उसी को बोला जाता है हाई पिच और लो पिच। अभी समझ में आया आप लोगों को ये चीज? बताइए, अभी क्लियर हुआ ये? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच को किस में मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है। ठीक है। और साउंड की इंटेंसिटी डेसिबल में मेजर किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ अ साउंड वेव रिपीट्स मैनी टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर साउंड वेव जो है कई बार 1 सेकेंड में ऊपर नीचे होती है, इट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी। अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर लाइक हाई पिच्ड, लाइक अ विसल और बर्ड्स चिप। बर्ड्स जो बोलती हैं या जो सीटी बजाई जाती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई पिच है। इफ अ साउंड वेव रिपीट्स fewer टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर साउंड वेव जो है कम बार 1 सेकंड में ऊपर नीचे जा रही है, तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी है। तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे लो पिच साउंड, जैसे ड्रम, ड्रम कोई पीटता है उसमें बेस ज्यादा है, साउंड कम है। डीप वॉइस, जिनकी भारी आवाज होती है, तो उनकी आवाज में बेस ज्यादा होता है, साउंड कम है। लेकिन लड़की की आवाज अगर आप देखेंगे, बच्चे की आवाज, आदमी क्यों इरिटेट हो जाता है बच्चों की आवाज से, इसलिए कि साउंड ज्यादा है, बेस कम है। दूर तक नहीं, बहुत फैलेगी नहीं, बहुत बेस नहीं है आवाज में, लेकिन क्या है, साउंड बहुत ज्यादा है।
जैसे अ मॉस्किटो बजिंग हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी। मॉस्किटो की अगर आवाज देखेंगे कितनी धीमी है, लेकिन इट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बनी रहती है, कॉन्टिन्यूअस बीप उसके अंदर चलता रहता है। मॉस्किटो की जो बजिंग नॉइस होती है, जो साउंड क्रिएट करता है वो, विच इज वाई इट इज अ हाई पिच्ड। तो मॉस्किटो की जो आवाज निकल रही है ये हाई पिच साउंड है। लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे बेस गिटार होता है, उसके अंदर जो बेस होता है एक साउंड वाला होता है, एक बेस होता है, उसी के साथ साथ जो डीप और लो पिच्ड वॉइसेस होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमारा कान जो बना है वो एक मीडियम हर्ट्ज की आवाज ही सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी की, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। तो हमारा कान उसी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है जो 20 से 20,000 के बीच में। 20 से मतलब कि एक सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे, 20,000 मतलब एक सेकंड में 20,000 बार। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम हमारा कान नहीं सुन सकता है उस फ्रीक्वेंसी को। ठीक, एक मिनट। आप लोग जाइएगा नहीं, अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक आध स्टूडेंट हमने देखा है चले गए हैं। तो जो जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको किस चीज में मेजर किया जाता है बताइए। फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की, इसको किस चीज में मेजर किया जाता है बताइए सभी लोग। एच जेड को कैसे लिखेंगे, पूरा पूरा फॉर्म में लिखिए इसको, HERTZ, हर्ट्स, HERTZ। तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम को डेसिबल में मेजर करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे जा रही है। वेव जो है साउंड की एक बार में ऊपर नीचे कितनी बार जा रही है एक सेकंड में, तो इसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इंसानी कान कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, कितने से कितनी बताइए। बिटवीन 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को इंसानी कान सुन सकता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक आम यानी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उससे ज्यादा और उससे कम की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो हर्ट्ज जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, अगर वही फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 के ऊपर चली जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड। यही टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है पेट के अंदर कई ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए और प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्या होती है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक। अभी आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल स्पीड। साउंड जो है किस स्पीड में ट्रेवल करता है।
तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड को हमेशा मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, तो उन मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबसे तेजी से किस मीडियम पे दौड़ता है, वो है सॉलिड। और सॉलिड में भी मेटल पे, मेटल के ऊपर साउंड सबसे तेजी से ट्रैवल करता है। जैसे भी हम लोगों ने इसके कई एग्जांपल लिए, रेलवे ट्रैक में जो रेलवे ट्रैक होती है, लाइन होती है, आप उस पर कान लगाएंगे तो बड़ी दूर की ट्रेन की वाइब्रेशन आ जाएगी उसके ऊपर दौड़ के, आप वहां से सुन लोगे कि कोई बहुत दूर से ट्रेन आ रही है। तो वो मेटल के ऊपर साउंड बहुत तेजी से दौड़ता है। उसी तरीके से कोई दरवाजा नॉक करेगा, हल्के से भी अगर आप दरवाजे पे कान लगाएंगे, किसी ने हल्का से भी उसके ऊपर उंगली से भी ऐसे कर दिया, तुरंत आपको सुनाई दे देगा, क्योंकि साउंड जो है सॉलिड के ऊपर बहुत तेजी से दौड़ती है। This is because the particles in solids are packed very closely together, allowing sound waves to move more quickly through the material. एयर में देखिए, साउंड की स्पीड हवा के अंदर 343 मीटर पर सेकेंड, हवा में यानी एयर में साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। पानी के अंदर साउंड की स्पीड है 1481 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टील जो सॉलिड है उसमें इसकी स्पीड देखिए 5120 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5120 मीटर चली जाएगी साउंड जो है, किस चीज में, सॉलिड में। जैसे मेटल हो गया, यहां पे स्टील का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स द स्लोअर द साउंड वेव। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे तो साउंड उतनी ही धीमे पहुंचेगी सामने वाले के पास, ठीक है। जैसे कि हवा में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं एक दूसरे से, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसलिए स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन मेटल है, सॉलिड है, वो एक दूसरे से चिपका हुआ है, दूर नहीं है, तो वाइब्रेशन जो है उस जगह पे एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में उसके लिए ज्यादा आसानी होती है, इसलिए सॉलिड में साउंड की स्पीड अच्छी होती है। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट साउंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टेम्परेचर से साउंड में इफेक्ट पड़ सकता है, साउंड की स्पीड में, तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से हरकत में आएंगे। जैसे आप इसका ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे जाड़े में लोग काफी लेजी हो जाते हैं, उनका उठने का मन नहीं करता है, नहीं उठेंगे, लेजी हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी ठंड में लेजी हो जाते हैं। तो अगर ठंड होगी तो साउंड की स्पीड गिरने लगेगी, अगर गर्मी ज्यादा होगी साउंड की स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज अ डेसिबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिबल जो है हम लोग साउंड के वॉल्यूम को वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, यानी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसी से हम लोग देखते हैं कि नॉइस पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। अब इस डेसिबल को हम लोग मेजर करते हैं कि ये कितने डेसिबल है, 0 डेसिबल है, 30 डेसिबल है। हमारा कान जो है, हमारे कान के लिए जो आइडियल साउंड की डेसिबल है वो है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक हमारे कान जो है बने हैं, 60 डेसिबल तक की बातें सुनने के लिए। अगर कोई इंसान 20 या 30 डेसिबल में बात करता है तो ये क्वाइट विस्पर हो गया, जैसे किसी से चुप्पे चुप्पे बात करना, ये क्या हो गया, 30 डेसिबल। उसके अलावा नॉर्मल कन्वर्सेशन जो इंसान बात कर रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, ये आ जाएगा, अभी आप चेक करेंगे तो ये 60, 65, 70 डेसिबल के आसपास आ जाएगा। इसके ऊपर जो बैंड बाजे निकलते हैं, पटाखे छूटते हैं, बैंड बाजा बज रहा है, चिल्लाहट हो रही है काफी तेजी से, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, ड्रम पीटा जा रहा है, वो सब क्रॉस होने लगता है 90 डेसिबल। 80 डेसिबल तक, 60 डेसिबल जो है हमारा कान जो है आइडियल है, 80 डेसिबल हमारा कान टॉलरेट कर लेगा। 80 डेसिबल के ऊपर अगर जाएगा तो हमारे कान को नुकसान पहुंचा देगा साउंड। अगर मान लीजिए कि 85 डेसिबल या उसके ऊपर तक साउंड अगर हम लोग 8 घंटा लगातार सुन ले तो हमारा कान खराब हो जाएगा। 100 डेसिबल साउंड जो है अगर हमने 15 मिनट भी सुन लिया कान खराब हो जाएगा। और 120 डेसिबल साउंड अगर किसी के कान में बजा दिया जाए तुरंत का तुरंत कान खराब हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 0 डेसिबल नियर टोटल साइलेंस, 30 डेसिबल क्वाइट विस्पर, नॉर्मल कन्वर्सेशन, लॉन मूवर। उसके अलावा 120 डेसिबल जैसे रॉक कॉन्सर्ट और जेट इंजन, जो जेट इंजन होते हैं, रॉक कॉन्सर्ट होते हैं, उसकी आवाजें होती हैं। कैन कॉज पेन एंड हियरिंग डैमेज।
Remember, understanding decibels is important because exposure to high decibel sounds can damage your hearing. इससे आपके कान की आवाज जा सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, साउंड अबव 85 डेसिबल, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो याद रखिएगा डेसिबल में नापी जाती है. अगर 85 डेसिबल या उसके ऊपर है और थोड़ी देर तक आपने सुन लिया उस आवाज को, तो उससे कान जो है आपका खराब हो सकता है. 60 डेसिबल इज यूजुअली कंसिडर्ड आइडियल साउंड टू ह्यूमन ईयर्स. 60 डेसिबल का जो साउंड होता है उसको हमारे लिए आइडियल समझा जाता है. अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम लोग अगर ईयरफोन लगा के कोई कोई सॉन्ग या कोई भी चीज जो सुनते हैं उसमें कितने डेसिबल आता होगा. देखिए आमतौर पे जो आप सुनते होंगे अपने कान में ईयरफोन लगा के, उसके अंदर जो है वो 80 डेसिबल के ऊपर चला जाता है. आमतौर पे जो कान में ईयरफोन वगैरह लगाए जाते हैं 80 से 120 डेसिबल के बीच में चला जाता है वो साउंड कभी कभार. अब इसके बाद आया साउंड पिच. पिच आपको याद होगा, पिच को हमेशा फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है. तो हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी. हाई पिच मतलब कॉन्टिन्यूअस साउंड बना हुआ है, भले ही धीमी आवाज है, ये साउंड का वॉल्यूम नहीं बता रही है. इससे हम लोग साउंड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं डीबी से कितना डेसिबल है. लेकिन पिच जो है साउंड नहीं बता रही है बल्कि फ्रीक्वेंसी बता रही है. हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच जो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे बर्ड्स का बोलना, जैसे सीटी बजाना, जैसे बहुत सुरीली आवाज, ये क्या है, हाई पिच साउंड है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है. कोई बेस की आवाज, किसी भारी आवाज को जो हम लोग सुनते हैं वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी लोअर पिच है. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पिच को भी हम लोग हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. अभी हम लोगों ने जाना था कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और पिच जो है उसको भी फ्रीक्वेंसी में ही हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको भी हम लोग हर्ट्स में ही मेजर करते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. ये चीज हम लोग कवर कर चुके हैं. हाई पिच साउंड में जैसे बर्ड्स चर्पिंग, विसल, उसके साथ साथ ड्रम, डीप वॉइस, रिंगिंग बेल, सब हाई पिच है. बेस गिटार, लाइंस रोर, शेर जो चिल्लाता है, तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस साउंड नहीं है लेकिन फैल रही है, बेस है, भारी है. ठीक है, थंडर जो लाइटिंग गिरती है, जो उसमें थंडर की जो आवाज होती है, गड़गड़ाहट, वो क्या है, वो भी जो है वो लो पिच साउंड है. अब इसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड क्या होता है, देखिए क्योंकि ये भी एक साउंड है, ये भी एक वेव है, तो अब ये अल्ट्रासाउंड भी एक साउंड होता है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है. किडनी, लिवर, अंदर के एब्डोमेन के फंक्शन, लोग जाते हैं, किसी की किडनी में स्टोन आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, इसके डिटेक्शन के लिए, प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए कि माँ के पेट में बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. तो अल्ट्रासाउंड क्या है, याद रखिएगा, 3 ऐसी चीजें हैं जो सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. अल्ट्रासाउंड, सोनार, सोनार और बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, रात में चलते हैं ना, रात में तो सब अंधेरा होता है, तो फिर वो देखते कैसे हैं, रात में उड़ते हैं, देखते कैसे हैं, वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं. अल्ट्रासाउंड का मतलब कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी का चले जाना. ह्यूमन ईयर कितनी आवाज सुन सकता है, 20 से 20,000. तो आप कहोगे सर अल्ट्रासाउंड में अगर साउंड है तो जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो आवाज काहे नहीं सुनाई देती है. तो क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड है, ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर चली जाती है, तो हम तो सुन ही नहीं सकते. इसलिए अल्ट्रासाउंड में हम लोग जो साउंड है उसको सुन नहीं सकते हैं, बट द साउंड डज एग्जिस्ट, साउंड एग्जिस्ट करता है. अब ये काम क्या करता है, देखिए सोनार टेक्निक जो होती है ये सबमरीन वगैरह इस्तेमाल करती है. भाई समुद्र का पानी में अंधेरे में चल रही है सबमरीन, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है. अगर आप लाइट जलाओगे तो लाइट से आपको बिल्कुल सामने की चीज दिख जाएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामने कोई पहाड़ तो नहीं है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि दूर पे कोई वेल तो नहीं चली आ रही है. तो किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार टेक्निक का. ये सोनार, अल्ट्रासाउंड और चमगादड़ की जो देखने की ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, ये तीनों सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. होता क्या है, आइए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं. इसमें ये होता है कि ये लोग एक साउंड रिलीज करते हैं. सोनार टेक्निक के अंदर भी यही होता है, सोनार टेक्निक के अंदर भी यही होता है,
और सोनार टेक्निक के अंदर भी यही होता है, अल्ट्रासाउंड में भी यही होता है, और जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, वो भी यही करते हैं। क्या होता है, जैसे आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ये एक घर बना हुआ है, मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, यहाँ पे इस पेड़ में एक चमगादड़ बैठा हुआ है। उसको कुछ नहीं पता कि अंधेरे में इधर क्या है क्या नहीं। वो क्या करेगा, इसी अल्ट्रासाउंड की आवाज को फेंकेगा। ये अल्ट्रासाउंड की आवाज जाएगी, ये इधर चली गई, ये इधर गई, ये इधर गई, पेड़ से रुक गई, फिर मान लीजिए बीच में थोड़ा सा गैप था, फिर गई, घर से रुकी, कुछ कुछ जगह पे जा रही, कुछ कुछ जगह रुक रही है। ये जो उसने अल्ट्रासाउंड भेजा, ये अल्ट्रासाउंड जो होता है, ये उन चीजों से टकरा के, साउंड इको होता है, अगर आप कोई चीज किसी जगह पे साउंड आवाज निकालते हैं तो वो टकरा के वापस आती है कि नहीं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये टकराती है और इसके पास वापस आती है। जब इसके पास वापस आती है तो इसके दिमाग में पूरा एक इसी तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि जो टकरा के आने से उनकी टाइमिंग से उसको ये पता चल जाता है कि कहां पे क्या क्या चीजें हैं। यही टेक्निक को जो सबमरीन्स होती हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं। आगे जाने के लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड को भेजा, वो बाउंस बैक होके वापस आती हैं, तो यहां पे इनके पास एक 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 स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि आगे क्या है। सेम चीज जो है अल्ट्रासाउंड में होता है। फॉर एग्जांपल कोई कोई इंसान अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने गया, तो अल्ट्रासाउंड में जो वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करती है, जब पेट में जाती है वो तुरंत बाउंस ऑफ होती है। जब बाउंस ऑफ होती है उसी वक्त हो रही है, वो जा रही आ रही जा रही आ रही, तो वो जो उसके अंदर एक इंट्यूजर करके एक चीज होती है, इक्विपमेंट, वो क्या करता है, पेट के अंदर की पूरी एक फोटो बना देता है। इस तरीके से ये टेक्निक काम करती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। क्योंकि साउंड जो है आपको पता है ना कि किसी चीजों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। साउंड के अंदर इको होता है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, तो उसी तरीके से अगर साउंड भेजा जाता है तो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाता है। जब रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आता है तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है वो उसको पूरा एक उसका एक एक वो बना देती है, एक पूरा चार्ट तैयार कर देती है कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे वो टकरा के आई है। तो उसके अंदर कोई भी चीज होती है, मूवमेंट होता है, कोई नई बॉडी पाई गई, कोई फॉरेन चीज पाई गई बॉडी के अंदर, वो तुरंत पकड़ लेता है डॉक्टर, तो उसकी वो लोग स्टडी करते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं उसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी। तो यानी 20,000 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करती है ये अल्ट्रासाउंड मशीन, साउंड वेव्स टू क्रिएट पिक्चर्स और वीडियोस ऑफ इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। इट्स लाइक अ यूजिंग साउंड टू सी इनसाइड। अगर सरल से शब्दों में हम लोग देखें तो हम लोग आवाज का इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि क्या जो एक्सरे मशीन है, क्या एक्सरे मशीन है वो भी साउंड का इस्तेमाल करती है बॉडी के अंदर देखने के लिए? बताइए, क्या एक्सरे मशीन भी साउंड का इस्तेमाल करती है? जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर लिया होगा वो लोग बता लेंगे, जिन्होंने नहीं लिया होगा और नहीं सही से समझा होगा वो लोग नहीं दे पाएंगे जवाब। क्या एक्सरे मशीन भी साउंड का इस्तेमाल करती है या नहीं? बताइए, क्या आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी आप लोगों तक? हेलो, आप लोग हमें देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने कवर किया था ना कि एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर रेडिएशन होती है जो हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्सरे, वो साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है साउंड का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं है, उसके अंदर साउंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, रेडिएशन का हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक्सरे भी आती है, याद है सभी लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक्सरे भी आता है, तो वो एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है, ना कि साउंड पे। ठीक, देखिए, अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर सेंड्स आउट अ साउंड वेव्स दैट आर टू हाई पिच्ड। ये अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर एक डिवाइस होती है ट्रांसड्यूसर, जो साउंड को भेजता है, जो बहुत ही हाई पिच साउंड होता है फॉर ह्यूमन ईयर। दीज साउंड वेव्स बाउंस ऑफ टिश्यूज, यही साउंड हमारे बॉडी में जाता है और सारे टिश्यू से टकरा टकरा के वापस जाता है, ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इनसाइड योर बॉडी। द इकोज आर पिक्ड अप बाय द ट्रांसड्यूसर, अब वो जो टकरा के वापस इको आया, उसी ट्रांसड्यूसर ने उसको पकड़ लिया एंड टर्न्ड इनटू इमेजेस बाय अ कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर ने इमेज में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड का कहां कहां पे इस्तेमाल होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाता है, डायग्नोजिंग के लिए, गाइडिंग प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। डज नॉट यूज रेडिएशन अनलाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के अंदर रेडिएशन नहीं होता है, ठीक, जैसा एक्सरे के अंदर होता है। बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, अब जो चमगादड़ हैं, अब जो चमगादड़ हैं वो कौन सा साउंड, कितनी फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो भी 20,000 के ऊपर का प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपनी कानों से नहीं सुन सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो लोग गांव वाँव में रहते हैं, उनके दिन पूरी रात तो चमगादड़ की आवाज सुनाई दे, इसलिए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 के ऊपर चली जाती है। तो बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स विथ फ्रीक्वेंसीज टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 20,000 से 1 लाख, 20,000 से 1 लाख फ्रीक्वेंसी चली जाती है जो चमगादड़ साउंड जो है वो भेजते हैं। दीज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर यूज्ड फॉर इकोलोकेशन, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, अभी हमने आपको बता दिया, सोनार, अल्ट्रासाउंड और बैट्स, ये तीनों टेक्निक जो है एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही हैं। Listening to the echoes that bounce back from objects, same principle is used for sonar and in ultrasound। सोनार क्या होता है? सोनार जो होता है, जो पनडुब्बी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सबमरीन, तो सबमरीन जो है दे यूज द टेक्निक ऑफ सोनार। तो व्हाट दे डू इज दैट इन अ सोनार टेक्निक दे आल्सो सेंड द साउंड, व्हेन द साउंड बाउंसेस बैक they makes a picture, it creates an image or video, on the basis of this they determine their way, they determine कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं, कहाँ पत्थर है, कहाँ फिश है। समझ में आया सब लोगों को यहां तक? इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। बताइए सभी लोग, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज मत होइए, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ध्यान में रखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट कवर करी थी इससे पहले के लेक्चर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या क्या आती हैं। तो अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसमें तो खुद ही साउंड लिखा हुआ है। और साउंड को तो मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो दोनों को कंफ्यूज मत होइए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा अपना, दोनों सेम चीज नहीं है। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो अल्ट्रासाउंड में तो साउंड लगा हुआ है, तो ये कैसे हो सकती है? एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बताइए सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया? तो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आइए अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं साउंड के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, अब इसके अंदर कौन सी मैकेनिकल वेव है? रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, बताइए। अब मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है, रेडियो, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव्स, बताइए बताइए कौन सी ऐसी वेव है जो मैकेनिकल है? मैकेनिकल का मतलब जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है चलने के लिए। भाई रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्सरे अभी वी जस्ट कवर्ड दैट कि एक्सरे इज आल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वी आल्सो नो दैट लाइट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिंस दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, they don't need any medium to travel, because in mechanical waves, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं दे नीड मीडियम टू ट्रैवल। तो साउंड जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड जो है उसको हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या हुआ? साउंड वेव। ये पूछा जा चुका है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में। तो इसका सही जवाब क्या है? साउंड वेव। क्लियर है सब लोगों को? ये समझ में आया? बताइए, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए क्लास को, आप बताते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। बताइए, यहां तक समझ में आया ना सब लोगों को? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है? बताइए। रेडियो, साउंड, एक्सरे, गामा। याद करिए, हमने बताया था कि मैकेनिकल वेव्स दो तरीके की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड जो है वो किस में आती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में आती है। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक वेव होती है ऐसे ऐसे होती है, और एक होती है आगे पीछे होती है। तो साउंड की जो वेव है वो आगे पीछे होती है, तो उस मतलब पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे होते हैं। तो इसके जो आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो होगा साउंड वेव। ठीक, आइए देखते हैं सेकंड का बी। सेकंड का बी यानी साउंड वेव जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल है लेकिन मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल दो तरीके की पढ़ी थी हम लोगों ने, लॉन्गिट्यूडनल उसके साथ साथ ट्रांसवर्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्स नहीं है। बताइएगा अब इसमें, विच वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम? बताइए इसका जवाब। इनमें से कौन सी वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है? लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बिल्कुल सही। इसका जवाब क्या होगा? साउंड। क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या है? आंसर है सी। सी क्या है? साउंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? इनमें से कौन सी वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, नॉन ऑफ दीज। बताइए। बताइए सभी लोग, इनमें से किसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। इसके अंदर एक रेडिएशन होती है जो हमें नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकल के आती है उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो जो रेडिएशन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही अंदर पाया जाता है या उसी को कहा जाता है। तो रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चार का आंसर ए, फोर का आंसर ए, रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं। A radar which detects the presence of an enemy aircraft, जो मिलिट्री के राडार होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि उनके तरफ कोई नाव बढ़ रही है या कोई एयरक्राफ्ट बढ़ रहा है। तो वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये भी। वो कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं राडार टेक्निक के अंदर? इसका सही जवाब है बी, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं राडार टेक्निक में। हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो वेव्स कई चीजों में इस्तेमाल करी जाती है। मोबाइल फोन के अंदर हम लोग जो बात करते हैं वो भी रेडियो वेव्स की हेल्प से करते हैं। वाईफाई रेडियो वेव से काम करता है, सैटेलाइट रेडियो वेव्स पे काम करता है, राडार जो है ये रेडियो वेव्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें रेडियो वेव्स के ऊपर काम करती है। रेडियो जो होते हैं, जो रेडियो हम लोग सुनते हैं वो भी रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which electromagnetic radiation is used in remote control of television? रिमोट कंट्रोल के टेलीविजन में बताइए इनमें से कौन सी वेव इस्तेमाल करी जाती है? रिमोट कंट्रोल में इनमें से कौन सी वेव इस्तेमाल करी जाती है? अरे रिमोट कंट्रोल में आगे बटन लगा रहता है, लाल लाल रंग का रहता है, याद कर लीजिए, जिसमें रेड आ रहा है वही है इंफ्रारेड।
उसमें रेड कलर का दिख रहा ना, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इंफ्रारेड ही होता है सूरज की रोशनी में जो हमें गर्माई देता है, तो ये इंफ्रारेड ही होता है। ठीक, तो इसका आंसर है 6 का ए, इंफ्रारेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपैरेटस? जो नाइट विजन कैमरे होते हैं या आपने देखा होगा नाइट विजन ग्लासेस होते हैं जिसमें रात में देखा जा सकता है, वो इनमें से कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं? रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, बताइए बताइए। जो नाइट विजन ग्लासेस होते हैं वो इनमें से कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं? देखिए याद रखिएगा, रेडियो वेव्स तो आमतौर पे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो रेडियो वेव्स नहीं होगा। माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव सिग्नल भेजना, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन करना एक जगह से दूसरी जगह, आमतौर पे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रात में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है इंफ्रारेड वेव्स। तो हम लोग इसका देखते हैं आंसर क्या है, सी। सी क्या है देखिए यहाँ पे, सी है इंफ्रारेड वेव्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री में 2000 में। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिसीजेस? अंदर बॉडी की डिसीजेस को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी रेस का इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे, बी रे, ए रेस, वाई रेस, बताइए। बिल्कुल सही, सही जवाब है एक्सरेज। याद रखिएगा एक्सरेज जो है रेडिएशन पे काम करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे जो है साउंड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है ए। अब आपने सुना होगा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन जो होता है ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है? साउंड, साउंड का इस्तेमाल करता है या ये एक्सरे वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बताइए। सिटी स्कैन वगैरह लोग करवाते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे बहुत ज्यादा डीपली पता करना है कि एक्चुअली में क्या हुआ है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पे एक्सरे से चीजें पकड़ में नहीं आती हैं तो वहां पे सिटी स्कैन करवाया जाता है। कभी कभार हड्डी वगैरह में ऐसा होता है कि हड्डी टूटी नहीं होती है, हल्का सा एकदम बाल के बराबर निशान पड़ जाता है, तो वो एक्सरे में पकड़ में नहीं आता है क्योंकि एक्सरे इतना ज्यादा बारीकी नहीं पकड़ पाता, तो सिटी स्कैन कराया जाता है। तो सिटी स्कैन किस मेथड पे काम करता है? सिटी स्कैन भी एक्सरे वाली, एक्सरे वाली टेक्निक पे ही काम करता है। तो सिटी स्कैन जो है ये इसका आंसर होगा डी, ये भी एक्सरे पे ही काम करता है। आंसर है डी। किस पे काम करता है? एक्सरे पे ही काम करता है सिटी स्कैन। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई विलेम रॉन्गटेन? काफी मशहूर है। इनमें से कौन सी मशीन को विल्हेम रॉन्गटेन ने इन्वेंट किया था? बचपने में आपने पढ़ा होगा। कौन सी मशीन है? एक्सरे मशीन को ही विल्हेम रॉन्गटेन ने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है जवाब बी, बी है एक्सरे मशीन। द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी? इनमें से साउंड जो है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी? वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जुड़े हुए होते हैं, तो वाइब्रेशन जो है आसानी से मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, तो ये स्टील में ही पॉसिबल हो सकता है, वाटर में तो सब फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। एयर में भी और वैक्यूम में साउंड चलता नहीं है, तो इसका सही जवाब हुआ स्टील। तो आंसर हुआ डी, स्टील। ठीक, अब आया साउंड वेव्स। बताइए, अब आप लोग इसको पढ़िए और बताइए इसका जवाब। Sound waves can travel in vacuum, can travel only in solid, can travel only in gases, can travel both in solid and gaseous medium. बताइए आंसर इसका।
तनु जी कह रही हैं डी है इसका जवाब। और लोग बताएं। इख्तिसाब भी डी बता रहे हैं। अलीना जी कह रही हैं कि इसका आंसर बी होगा, कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। अलीना जी, क्या हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि साउंड जो है सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकता है? इक्तसाब फिर, इक्तसाब ने अपना आंसर क्यों बदल दिया भाई? तो जब हर चीज में वो ट्रेवल कर सकता है तो डी में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैस, तो गैस क्या है? वो भी तो एक मैटर है भाई। ए में लिखा हुआ वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। कैन ट्रेवल इन सॉलिड, हाँ सॉलिड में कर सकता है लेकिन खाली सॉलिड में नहीं कर सकता है, कि सिर्फ सॉलिड ही बोला जाए। या गैस तो खाली गैस में नहीं, लेकिन डी में दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो सही आंसर कौन सा हुआ? तो सही आंसर हुआ इसका, सही आंसर हुआ इसका डी। आंसर है डी। इख्तिसाब तुमने पहले सही जवाब दिया था। कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड, सॉलिड में भी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टील में खूब तेजी से साउंड चलता है कि नहीं। ट्रेन की लाइन का एग्जांपल दिया हम लोगों ने, रेलवे ट्रैक के अंदर ट्रेन आने से पहले उसमें घड़घड़ाहट होने लगना, आवाज आने लगना, तो मेटल के ऊपर ही तो चल रहा है, वो सॉलिड हो गया। गैस, गैस का मतलब एयर, हवा की बात हो रही है। गैस का एक फॉर्म है मैटर का, कि जैसे हवा में हम देख रहे हैं उसको गैस बोल दिया जाता है। मैटर आपको पता होगा ना कि मैटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी हमारे समाज में या हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी इन्हीं तीनों स्टेट में मिलेंगी। या तो वो सॉलिड होंगी, या तो लिक्विड होंगी, या तो वो गैस फॉर्म में होंगी, या तो हवा के फॉर्म में होंगी, या तो ठोस होंगी, और या तो पानी के फॉर्म में होंगी। तो तीन होती है। तो जो साउंड होता है उसको हमेशा मीडियम की जरूरत होती है। तो वो तीनों में किसी में भी साउंड जो है काम करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, सोनार टेक्निक काम करती है कि नहीं पानी के अंदर, पानी के अंदर काम कर रही है। तो आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड स्पीच विच डिपेंड्स ऑन, बताइए इसका जवाब। इसका जवाब दीजिए सभी लोग। पिच को, पिच किस चीज से जुड़ा है, पिच किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी और एम्पलीट्यूड। सब लोगों का क्या कहना है? फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही। हम लोगों ने पढ़ा था कि पिच जो है हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। ठीक है, तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। तो 13 का आंसर है बी। समझ आया है सब लोग? आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, बताइए इसका इसका जवाब। बिल्कुल सही अलीना जी। हमारा जो इंसानी कान है, हम ह्यूमन जो है, सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 20 से 20,000 हर्ट बार अगर साउंड ऊपर नीचे होगी हम सुन लेंगे। उसके ऊपर और उससे नीचे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक होती है वो हमेशा 20,000 के ऊपर होती है। उसी तरीके से पेड़, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी बोलते हैं, प्लांट्स भी चिल्लाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर लाइफ नहीं होती, प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है, प्लांट्स भी बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है इन इन हर्ट्स के अंदर नहीं बोलते हैं, इसलिए हम उनको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर, बताइए इसका जवाब बताइए। इसका आंसर बताइए सभी लोग। इक्तसाब ने बताया साउंड इंटेंसिटी, और लोग बताएं। अफशा ने भी बी बोला, तनु, अलीना और हुमेरा साउंड इंटेंसिटी। वेरी गुड। डेसिबल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने आइडियल डेसिबल, हम लोगों के लिए आइडियल डेसिबल कितना पढ़ा था? 60 तक। तो बताया जाता है कि एक शहर के अंदर 60 डेसिबल तक आवाज होनी चाहिए। 85 तक हम लोग टॉलरेट है, 85 या उसके ऊपर अगर जाएगी तो हमारा कान थोड़ी देर के बाद खराब हो जाएगा। ठीक, उसके ऊपर की जितनी भी जाएगी सब हमारे लिए नुकसानदेह है। तो डेसिबल जो है एक तरीके से साउंड की इंटेंसिटी, कितना तेज बज रहा है। तो इसका 15 का जवाब है बी।
डेसिबल इज यूज टू मेजर, इनमें से डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज नापने के लिए? हीमोग्लोबिन, शुगर, साउंड या पार्टिकल्स? डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए। हर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है साउंड की फ्रीक्वेंसी नापने के लिए। एज पर द WHO, द सेफ नॉइस लेवल फॉर अ सिटी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी भी शहर के अंदर द सेफ नॉइस लेवल की आवाज की जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? 45, 50, 55, 60? बताइए। 60 तक सेफ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, 60 डेसिबल तक सेफ माना जाता है। तो आंसर है 17 का, 17 का, सॉरी, 60, 60 जो है वो माना जाता है कि हमारे लोगों के लिए आइडियल है। ये शहर की बात कर रहा है, पूरे शहर की। सिटी के लिए WHO ने जो बताया है वो बताया है 45 डेसिबल। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लिएगा। ये जो हमने 60 बताया है ये ह्यूमन ईयर के लिए, इंसानी कान के लिए 60 डेसिबल जो है आइडियल है। एक शहर की अगर हम लोग बात करेंगे, सिटी की, तो WHO ने उसको 45 बताया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग इज, हम लोग कितने डिसेबल तक की आवाज को हमारा कान टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है, उसके ऊपर नहीं झेल सकता? बताइए। जब भी आप लोग डेसिबल लिखा करें, जब भी डेसिबल लिखा करें तो डेसिबल में डी स्मॉल होता है और बी जो है कैपिटल होता है। तो इसका सही जवाब है 85 डेसिबल, 18 का बी। 85 डेसिबल तक हमारा कान जो है उस आवाज को झेल सकता है। अगर आवाज 85 डेसिबल के ऊपर गई और काफी देर तक हम लोगों ने उसको सुना, हमारा कान खराब हो सकता है। ठीक है, फिर 100 के करीब जाएगी तो 15-20 मिनट में खराब हो जाएगी, और 120 पे गई तो तुरंत खराब हो जाएगा कान। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर हम लोगों का, कि साउंड जो है एक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल के अंदर ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, ये एक मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक, हम लोगों ने साउंड के बारे में जाना कि एक इंसानी कान जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन पाता है। उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है वो हर्ट्स में नापा जाता है, जिसको हम लोग हाई पिच, लो पिच भी कहते हैं। और साउंड की इंटेंसिटी को हम लोग जो मेजर करते हैं वो डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे चमगादड़, जैसे अल्ट्रासाउंड, जैसे सोनार, ये तीनों सेम ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं कि साउंड भेजते हैं, जो साउंड टकरा के वापस आता है उसी पे एक इमेज क्रिएट करते हैं। ये तीनों इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। सोनार हो गया, चमगादड़ हो गया, और उसके साथ साथ जो हो गया अल्ट्रासाउंड हो गया। इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर चली जाती है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कवर करी आज के लेक्चर में। और ये भी हम लोगों ने जाना कि साउंड जो है इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो या एयर हो या लिक्विड हो, इसलिए साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। क्लियर है सभी लोगों को? आज का लेक्चर समझ में आ गया? सर अगर फुल वॉल्यूम ईयरफोन बड्स लगाकर कुछ भी सुने लगातार कितने घंटे तक सुन सकते हैं? देखिए, अब हमें नहीं पता कि अगर आप फुल ईयरफोन को बजा रही हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के ईयरफोन आते हैं, उनकी फुल वॉल्यूम में कितना डेसिबल तक वो देते हैं हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना डेसिबल दिया। लेकिन आम तौर पे जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा के देर समय तक अगर अगर आप सुनते हो ईयरफोन में, तो उसके अंदर आमतौर पे जो डिसेबल चला जाता है वो 80 से 100 के करीब पहुंच जाता है। तो मतलब अगर कोई लंबे समय तक अगर ईयरफोन में लगा के सुनता है तेज साउंड में, तो उसमें अगर डेसिबल ज्यादा हो जाएगा तो 85 या उसके ऊपर अगर डेसिबल है तो 8 घंटा, 8 घंटे के बाद कान खराब हो जाता है। 8 घंटा बताया जाता है कि 8 घंटे तक आप सुन सकते हो। 90 और 100 के अराउंड अगर जा रहा है डेसिबल, तो उस जगह पे 15 मिनट, 20 मिनट तक कान झेल पाएगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। और अगर 120 डेसिबल जाता है तो उसकी आवाज से तुरंत का तुरंत कान खराब हो जाएगा, 120 या उसके ऊपर डेसिबल अगर जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए
कि ईयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करिए। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन में कोशिश करिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उसको स्पीकर में डाल के बात करिए, कान में लगाना थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आप स्पीकर में डाल के बात कर सकते हैं तो स्पीकर में डाल के बात करिए, अगर जरूरी है तो कान में लगा लीजिए, जितना आप सेफ्टी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ईयरफोन को अगर आप अननेसेसरी अगर काम नहीं है तो अवॉइड कर लीजिए। बात करने के लिए लगाया है ट्रैवल के दौरान, बस में, ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर वो डेसिबल ज्यादा भी होता है 85 या उसके, तो भी वो 8 घंटे तक कोई लगातार सुनता चला जाए। ठीक, समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है आज का लेक्चर? फिजिक्स में हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट कवर हो गया, लाइट कवर हो गया, आज साउंड कवर हो गया, 1 या 2 लेक्चर और फिजिक्स के बचे हैं, फिर हमारा फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेन टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। और कल क्लास रहेगी फिर से, तो क्लास का टाइम वही रहेगा, तो आप लोग क्लास को कोशिश करिएगा कि आके अटेंड करिएगा सेंटर पे ही। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।